नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत के साथ मेंस की तैयारी में लगे होंगे। उसी तैयारी के क्रम में हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि कौन कौन सा करंट और आईआर का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसी में हमने आप लोगों को बताया था कि नेपाल में जेनजेड क्रांति और उसका जो है भारत पर प्रभाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। खासकर इस बार के लिए पूर्व में भी नेपाल भारत संबंध पे प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो आने वाले वर्षों में भी उम्मीद है कि भारत और नेपाल संबंध, खासकर अभी जो जेनजेड आंदोलन हुआ उससे पूर्व जो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ की जो पृष्ठभूमि थी, तो कुछ उतार चढ़ाव देखा गया। उन संबंधों के साथ हम लोग भारत नेपाल संबंधों को देखेंगे, ठीक है। लेकिन इन संबंधों के साथ साथ जो हम देखेंगे कि जो अभी चुनाव हुआ है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो जनरली हम लोग का जो होगा वो कुछ मुख्य बातों को समाहित करेगा। सबसे पहले नेपाल में जेनजेड आंदोलन को हम लोग देखेंगे। नेपाल में जेनजेड आंदोलन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी जो हाल ही में नेपाल में चुनाव हुआ है, ठीक है। नेपाल में चुनाव हुआ है जिसमें बोलेन शाह अभी विजयी हुए हैं, नेपाल चुनाव 2026, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे भारत का, नेपाल भारत का के विदेश नीति में नेपाल का महत्व, विदेश नीति में नेपाल का महत्व, या कहिए कि भारत नेपाल संबंध। और उसके बाद जो हम लोग लास्टली देखेंगे जेनजेड आंदोलन का भारत पर प्रभाव, और इस संबंध में जो आगामी रणनीति रहेगी उसको हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी जो बीपीएससी का ट्रेंड रहा है, तो निश्चित रूप से आप में ये हो सकता है कि जनरली हम लोग मान के चले कि बीपीएससी अगर जेनजेड आंदोलन पे जाएगा तो मे भी लॉन्ग क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछे जो कि कई आयामों को जोड़ कर रहे। तो वर्तमान में भारत नेपाल संबंधों में निम्न आयाम उभर कर सामने आते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर नेपाल से उसको शॉर्ट क्वेश्चन पूछना रहा तो जेनजेड आंदोलन के बारे में पूछ सकता है, चुनाव के बारे में पूछ सकता है, नेपाल का जो जेनजेड आंदोलन है उसका क्या महत्व है उससे पूछ सकता है, या क्या भारत पे प्रभाव पड़ा है उससे जोड़कर आपको पूछ सकता है। अभी हम लोग आते हैं, शुरुआत करते हैं। तो नेपाल में जेनजेड आंदोलन की शुरुआत करने से पहले एक चीज मैं आपको आज अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे और भारत रत्न से भी सम्मानित है, उनकी खासकर पड़ोसी देशों के संबंध में एक महत्वपूर्ण कथन है कि हम अपने मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। ये कथन उन्होंने कहा था खासकर जब वो 1998 में, ठीक है, ये बोले थे कि मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। तो इस वाक्य को अगर आप देखना चाहें तो हम इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था कि कोई भी देश अगर भौगोलिक रूप से एक दूसरे का पड़ोसी है तो ये भौगोलिक अवस्थिति को बदलना काफी मुश्किल है। इसके लिए अनावश्यक टकराव, अनावश्यक विवाद की जगह संवाद, विचार विमर्श और सहयोग पे बल देना चाहिए। संवाद, विचार विमर्श और सहयोग पे बल देना चाहिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी का कथन है, ठीक है। और इसी के तहत आप देखिएगा कि 1998 में बस से वो लाहौर गए थे, कई अन्य तरह का इनिशिएटिव पाकिस्तान के संबंध में लिया था, इसी तरह का और जो कार्य थे वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा पड़ोसी देशों के संबंध में किया गया था, क्योंकि वो पड़ोसी की महत्वता समझते थे और इसीलिए उन्होंने पड़ोस की संबंधों पे बल दिया। तो अगर ज्योग्राफिकल रूप से कोई भी देश दो भाग में जुड़े रहेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेपाल भारत से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, 1700 से ज्यादा सीमा लगी हुई है, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जो बिहार, ये सब की सीमाएं जो है पूरी तरह खुली है। और जिसके कारण नेपाल और भारत के बीच बहुत ही सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कई ऐसे संबंध हैं जो भारत नेपाल संबंध को काफी विशिष्ट बनाते हैं। तो हम वो सब पे भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले
हम लोग अब जेनजेड आंदोलन पे जाएंगे, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है जेनजेड आंदोलन, जेनजेड आंदोलन क्या होता है? तो जब आप देखिएगा कि जेनजेड ये शब्द क्या है, कि जब आप देखिएगा कि जेनजेड जो भी किस जेनरेशन को कहा जाता है जेनजी, तो नॉर्मली 1997 से 2012 के बीच जिनका जन्म हुआ उनको जेनजी कहा जाता है। जेनजी इसलिए कहा जाता है कि ये जेनरेशन अन्य जेनरेशन की तुलना में जो सोशल मीडिया है उससे ज़्यादा फ्रेंडली है। एक तरह से कई बार आलोचना में हम लोग बोल भी देते हैं कि सोशल मीडिया का एडिक्ट जेनरेशन जेनजी जेनरेशन है। ठीक है, तो जेनजी जनरेशन है। और इन लोगों का मुख्यतः देखिएगा कि एकाएक सितंबर में क्या किया गया था कि नेपाली जो प्रधानमंत्री थे केपी ओली शर्मा जी, वो क्या किए कि वो 26 सोशल मीडिया साइट्स पर जो है प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसका मुख्य कारण था कि वो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके कारण लगाया गया था, जिसके विरोध में नेपाल में जेनजी आंदोलन काफी हिंसक तरीके से भड़क गया और वो काफी विश्व को प्रभावित किया, नेपाल को तो पूरी तरह से प्रभावित किया था, जिससे नेपाल की अर्थव्यवस्था, नेपाल का पर्यटन, नेपाल की जो है आंतरिक स्थिति, नेपाल की राजनीतिक सभी चीजों को उलट पलट के रख दिया है और जिसका दूरगामी प्रभाव आने वाले वर्षों में नेपाल पे ही नहीं भारत नेपाल संबंधों पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो आपके लिए जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरा एकमात्र मकसद है कि नेपाल भारत संबंध या जेनजी आंदोलन के संबंध में अगर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप आसान शब्दों में कम समय में टू द पॉइंट जो है वो आंसर लिख सके। तो हम लोगों का वीडियो का यही मकसद है, तो फिलहाल हम लोग उसी पे रहेंगे। तो देखिए जेनजी ये जेनरेशन हो गया और इसका तत्कालिक कारण देखिए, जब आप लिखते हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। तो सितंबर में शुरू हुआ, तत्कालिक कारण क्या था? सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। ठीक है, और हैशटैग देखिए क्या क्या चलता था, जेनजी नेपाल, ओली रिजाइन, नेपाल प्रोटेस्ट, प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा। ठीक है, तो एक चीज देखिएगा कि अक्सर अभी भ्रष्टाचार देखा जाता है, सभी प्रमुख देशों की समस्याएं हैं और नेपाल में गरीबी, बेरोजगारी, पलायन आदि कई ऐसे मुद्दे हैं जो नेपाल वर्षों से झेल रहा है। और जब नेपाल में जो वहाँ के सरकार का राजशाही का अंत हुआ 2006 के बाद, तो माना गया कि आने वाले वर्षों में लोकतांत्रिक सरकार बेहतर कार्य करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक लंबे समय से जो आक्रोश जो नेपाल की अर्थव्यवस्था के में, नेपाल की में बेरोजगारी, नेपाल के हालत में नेपाल की जनता में विद्यमान था, वो इस प्रोटेस्ट के माध्यम से बाहर निकल कर आया और सॉरी, और फिर कहीं ना कहीं इसका विकराल रूप जेनजेड आंदोलन में लिया। नेपाल का जेनजेड आंदोलन कहीं ना कहीं हर देश के लिए, हर भ्रष्टाचार सरकार के लिए एक चेतावनी भी है कि वो अपने कथनी और करनी में ज्यादा अंतर नहीं रखे, क्योंकि आज से 20 साल 25 साल पहले जो राजनीति होती थी, नेता बोल देते थे, लोग भूल जाता था। लेकिन आज प्रिंट मीडिया की जगह जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ले लिया है, सोशल साइट्स ने ले लिया है। तो आपके द्वारा बोला गया हर एक लफ्ज, हर एक वादा, हर एक जो है वो रिकॉर्ड होता है और जनता उस पर आपका आकलन आने वाले वर्षों में करेगी। अगर आप उसको वादा कर रहे हैं तो वो देखते भी हैं कि आप कितना वादा पूरा कर रहे हैं। तो लगभग 2 दशकों के बाद देखा गया कि नेपाल में पुरानी समस्याएं जस की तस विद्यमान है, जिसके खिलाफ ये जेनजी आंदोलन हुआ। भले ही इसका तत्कालिक कारण जो है ये रहा हो कि सोशल मीडिया पे प्रतिबंध रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो कारण है वो पूर्व में भी विद्यमान है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं युवा नेतृत्व था। जनरली उम्र जो है वो 28 वर्ष से कम उम्र है। राजनीतिक दलों से अलग होकर सभी राजनीतिक दलों को इस आंदोलन से अलग थलग किया गया। अभी हम लोग जेनजी आंदोलन का मुख्य चीजें देखते हैं। देखिए हिंसक मोड़ था, शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई जैसे ही शुरू होती है तो बहुत से नेताओं का जो है वो घर जला दिया जाता है, उनको भागने पे मजबूर कर दिया जाता है। पुराने जैसे कुछ विभत्स दृश्य भी देखे गए कि नेपाल के एक मंत्री अपनी जान बचाने के लिए घर के बने पीछे खाई में कूद गए थे। वो काफी एक
दर्दनाक दृश्य था कि जनता इस कदर विद्रोह पे उतर आई है। ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र पर एक तमाचा था जो भ्रष्टाचार या फिर कहिए कि नाकामी दिखाता है। तो इसलिए आने वाले वर्षों में नेपाल के जो अभी नवनिर्वाचित सरकार है उसके लिए भी चैलेंजेज होगा, और खासकर जो वैश्विक स्तर पर भी है वो भी एक चैलेंज रहेगा कि आप अपनी जनता की आकांक्षाओं को समझें। ठीक है, उसके बाद देखिएगा राजनीतिक दलों को साफ अलग कर दिया गया। आंदोलनकारी का पूरा कहना था कि परंपरागत राजनीतिक दल जो है वो भले ही कुछ मत भिन्नता रखते हो लेकिन वो सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उसके बाद देखिए नेपाल में जनजन विरोध का क्या कारण था। हम लोगों ने अभी देखा कि सोशल मीडिया पर 26 प्रमुख सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। सोशल मीडिया क्या होता है कि जो हम लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज, इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन माना गया। उसके बाद देखिएगा बढ़ता भ्रष्टाचार और जवाबदेही। तो देखिएगा व्यापक भ्रष्टाचार था, उच्च स्तरीय घोटाले और कानूनी सुधारों की कमी जनता में सरकार के प्रति गहरा अविश्वास पैदा किया, जिसके कारण नेपाल में जनजी क्रांति का एक ये पूर्व कारण है कि नेपाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल के युवा काफी सजग या कहिए कि काफी प्रखर रूप से निकलकर सामने आए। उसके बाद असमानता का उजागर होना, जहां सोशल मीडिया में वायरल पोस्ट में जीवन में जो आम जनता जो है, आम युवा हो या कोई और व्यक्ति हो, उसमें जो आम जनता के बच्चे जो है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए लड़ रहे थे, तो वहीं सोशल मीडिया पे कई ऐसे पोस्ट डाले गए कि जो कि राजनेताओं के बच्चे एक विलासितापूर्ण जीवन शैली का आनंद ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये असमानता का गुस्सा जनजी आंदोलन में देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद देखिए अन्य प्रेरक कारण क्या था कि अन्य प्रेरक कारण नेपाल की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा, 21% आबादी, 1/5 हिस्सा रख लीजिए, 15 से 24 वर्ग का था। तो मान लीजिए कि 1/4 हिस्सा तो निश्चित रूप से जनजी होगा, 13 से 28 वर्ष के बीच का। उसके बाद जो है आंदोलन को प्रेरणा 1990 में 2006 के जन आंदोलनों से मिला। उसके बाद बांग्लादेश और जैसे वैश्विक बांग्लादेश का भी आंदोलन हुआ, उससे भी प्रेरित था ये आंदोलन। उसके बाद देखिएगा नेपाल में केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, इसका कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं था, कुछ एक वर्ग निकलकर सामने आए, लेकिन 3 दिन के अंदर ही केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जो जज थे, मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री वहां बनाया गया। तो ये एक कहिए कि एपिसोड चला जो कि 3-4 सितंबर 2025 से शुरू हुआ, लगभग 9-10 सितंबर तक ये चलता रहा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को जेनजी आंदोलन के बारे में लिखना हुआ तो 3-4 चीजें आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि जेनजी क्या होता है, जेनजी आंदोलन किस महीने में शुरू हुआ, जेनजी आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था, अन्य कारण क्या था। तो ये सारी चीजें हैं। और जो जेनजी आंदोलन का तत्कालिक संघर्ष विराम की जो स्थिति रही, कई वार्ताओं के बाद सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो ये एक फेज होता है कि अगर कभी आपसे जेनजी आंदोलन के बारे में पूछे तो आप संक्षिप्त रूप से इस चीजों को पॉइंट वाइज करके बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन होने के बाद से धीरे धीरे स्थिति सामान्य होना शुरू हुआ, लेकिन कोई भी विद्रोह जो होता है वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाता है। तो नेपाल में जिस समय अगस्त सितंबर में विद्रोह हुआ था, सितंबर में, वो समय नेपाल के पर्यटन के लिए काफी बेहतर समय माना जाता है पर्यटकों के आगमन के दृष्टि से। तो बहुत सारा होटल, व्यापार, बाजार आदि क्षतिग्रस्त थे और जो वहाँ पर्यटक थे उन्होंने अपना जो है एक दुखद अनुभव वहां पर महसूस किया, जिसका बुरा प्रभाव नेपाल के पर्यटन उद्योग पर पड़ा। और नेपाल के अर्थशास्त्रियों की यह घोषणा की गई कि ये माना गया कि अगले 2 वर्षों तक नेपाल को गंभीर आर्थिक संकट झेलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें रही। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं कि अब जो नेपाल के बाद जो बहुत सारी चीजें इस जनजेड आंदोलन के बाद उभर कर सामने आई, तो पहला चीज क्या था कि सत्ता की लड़ाई। अगर कोई अंतरिम व्यवस्था हुई है तो कहीं ना कहीं अंतरिम व्यवस्था हुई है तो उसके जगह एक अस्थाई व्यवस्था का प्रावधान करना होगा। तो सत्ता के लिए कई लोग आपस में संघर्ष करेंगे, तो विभिन्न राजनीतिक दलों, विभिन्न हित समूह के बीच सत्ता का संघर्ष होगा। युवा जो इस आंदोलन में शामिल थे, उनका मेन मुख्य मुद्दा क्या था कि भ्रष्टाचार रोकना और रोजगार सृजन करना और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग मुख्य रूप से थी। तो आने वाले वर्षों में जो अभी सरकार बनी है तो उसको बहुत बड़ी जो है एक चुनौती होगी। उसके बाद कानून व्यवस्था को सामान्य करना, ठीक है, होगा इन सब चीजों को। उसके बाद देखिए नेपाल क्या कर सकता था जब जनजेड आंदोलन हुआ, तो सबसे पहले युवा आकांक्षाओं को सुनना कि युवा आखिर चाहते क्या है। उसके बाद भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, आर्थिक सुधार करना और शीघ्र और स्वतंत्र चुनाव बनाना, चुनाव को संचालित करना, चुनाव को जो है वो संपन्न कराना एक प्रमुख चुनौती नेपाल की जनजेड अर्थव्यवस्था जनजेड आंदोलन के बाद उभर कर सामने आई। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं आपको बहुत छोटी छोटी मगर जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, व्यवहारिक होता है, वही चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे जनजी आंदोलन की हम लोगों ने बात की, तो जनजी आंदोलन क्या है, कब हुआ, उसके कारण क्या है, उसका प्रभाव नेपाल पर क्या पड़ा और नेपाल के लिए क्या चुनौतियां निकलकर सामने आई। तो आप एक A4 साइज में लेके इस वीडियो के साथ ही आप पॉइंटेड नोट्स बना सकते हैं कि ये चैलेंजेस है, और उसमें आप अपने नए तथ्यों को भी अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो उसमें समाहित आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि नेपाल में उसके बाद जनजेड आंदोलन के बाद सुशीला कार्की के नेतृत्व में जो है कहीं ना कहीं अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो एक आंदोलन के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन फेज होता है, रिकंस्ट्रक्शन का, उसको करने का प्रयास किया गया और एक अस्थिरता लाने का प्रयास किया गया। और लगभग 6 महीने के बाद अभी हम देख रहे हैं कि मार्च 2026 में नेपाल का चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ और आश्चर्यजनक रूप से जो है देखिएगा कि सभी परंपरागत पार्टियां इस चुनाव में धाराशाही हो गए और बोलेन शाह नामक व्यक्ति जो कि इस आंदोलन को एक जो सहमति या कहिए कि इस आंदोलन को एक तीव्रता प्रदान किया, खासकर अपने गानों के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से, जिसमें उन्होंने ग्रेटर नेपाल की बात की, नेपाल में भ्रष्टाचार को कोसा, सरकार को कोसा और नेपाल के युवाओं के लिए एक जोश और यूथ आइकॉन के समान निकल कर आए। और ये एक रैपर है, सिविल इंजीनियर है और 2022 में ये काठमांडू के मेयर रह चुके हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी इनकी खासियत ये थी कि जब ये काठमांडू के मेयर थे तो इन्होंने वहाँ बहुत सारा काम किया, खासकर उस काठमांडू रीजन को बेहतर बनाने के लिए, उसको स्वच्छ बनाने के लिए, उसमें जो है रेहड़ी पटरी वालों को सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए, वहाँ भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो भी इनके रीजन में बन पड़ सकता था उन्होंने किया, जिससे जनता के बीच ये एक ईमानदार छवि वाले नेता के रूप में उभर कर सामने आए। और इनकी उम्र काफ़ी कम है, तो 35 इयर्स ओल्ड है। इनका प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा नेपाल में ही हुआ, लेकिन वो हायर एजुकेशन एमटेक करने के लिए भारत में भी कुछ दिनों तक वो हैदराबाद में रहे थे और वहाँ से इन्होंने पढ़ाई पूरी की। तो इनका भारत में भी अच्छा खासा समय बीता है। तो ये सब चीज़ें इनके बारे में है, जहाँ पे इनके साथ बहुत ज़्यादा चैलेंजेज है। तो हो सकता है आपको जनजी आंदोलन के बाद नेपाल चुनाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी या नेपाल चुनाव के बाद जो नेपाल की स्थिति है उस संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि नेपाल आम चुनाव में बोलेन्द्र शाह बोलेन की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, तो आपके लिए दो चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है कि बोलेन शाह है और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से संबंधित है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का गठन इन्होंने किया था, इनकी प्रभावी जीत यहाँ पर हुई है, ठीक है। और लगभग ये अगले प्रधानमंत्री कुछ दिनों में नेपाल के बन जाएंगे। अब देखिए चुनाव परिणाम की मुख्य बातें क्या क्या है। तो सबसे पहले दिग्गजों की हार हुई। बोलेन शाह ने जो है झापा 5 निर्वाचन क्षेत्र में 4 बार के प्रधानमंत्री रहे। केपी
शर्मा ओली को लगभग 50,000 वोटों से पराजित किया। पुराने जितने भी राजनीतिक दल थे, ठीक है, एक नेपाली कांग्रेस थी जिसका कि परंपरागत रूप से भारत के साथ बेहतर संबंध था। उसके बाद एक जो है कम्युनिस्ट बेस पार्टी होती है, 2-3 वहां पे है, उसका चीन के साथ प्रो चीन है कि चीन के साथ बेहतर संबंध की वकालत करते हैं, तो उनकी भी हार हुई। ठीक है, तो परंपरागत पार्टियों का पतन हुआ। ठीक है, देखिए नेपाली कांग्रेस सिर्फ 17 सीटें जीत पाई और ये केवल 8 सीटें जीत पाई है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जो है सिर्फ अपनी सीट, पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड अपनी सीट जीतने में सफल रहे हैं। ठीक है, और 7 सीटों में इनकी पार्टी सिमट गई है। काठमांडू घाटी में लगभग सभी सीटें बोलेन शाह की पार्टी जीते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो आखिर ऐसा क्या रहा जो बोलेन शाह के जीत में काफी अहम भूमिका का निर्वाह किया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कई बार आप देखे होंगे, अगर इतिहास में जाकर देखिएगा तो हम लोग देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, उसमें चिंतकों का और जो है बहुत सारे लेखकों का बहुत बड़ा योगदान था। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो देखते हैं कि भारत की आज़ादी में भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लेखन के माध्यम से काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। तो लेखन और जो है जनता के बीच एक वैचारिक आधार देना बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, उससे उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती है। तो जो सबसे पहले बोलेन शाह एक रैपर थे, तो स्वाभाविक बात है जो जेनजी जो 13 से 28 वर्ष के उम्र में है वो आजकल रैप सॉन्ग पसंद करते हैं, तो उनके गानों की तरफ रुझान स्वाभाविक रूप से होगा, जिसमें वो नेपाल की बदहाली, ग्रेटर नेकाप की संकल्पना, भ्रष्टाचार पर चोट, परंपरागत राजनीति पर चोट, ये सब चीज कर रहे हैं, जिससे वो युवाओं के बीच एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। और यही नहीं, जब उनको मौका मिला 4 साल काम करने का, तो वो एक बेहतरीन जो है मेयर के रूप में उभर कर नेपाल में सामने आए। ठीक है, लेकिन उनका एक जो है चुनाव के दौरान उन्होंने एक घोषणा पत्र या कहिए एक विजन जारी किया, सिटीजन कॉन्ट्रैक्ट 202। ठीक है, एक तरह से उनका घोषणा पत्र था। अब उनकी घोषणाएं देखिए क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण रूप से थी। पहला, रोजगार, अगले 10 वर्षों में 2.5 लाख नौकरियां पैदा कर 12 लाख नौकरियां पैदा करना, नेपाल की जीडीपी 100 अरब डॉलर तक ले जाना। ठीक है, और नेपाल को मध्यम आय वाला देश बनाना, सुशासन, सरकारी सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन करना और प्रशासन को राजनीति से मुक्त करना, न्याय, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून, और 2025 में जेनजी आंदोलनों में घायल हुए लोगों को न्याय दिलाना। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं। तो एक तरह से अगर आप देखिए, हम हमेशा आपको क्लास के दौरान भी और जो कभी मिलना भी होता है तो हम आपको हमेशा वीडियो के माध्यम से भी यही बताते हैं कि आप चीजों को जो है एक दूसरे से कनेक्ट करना सीखिए। तो अभी आप देखिएगा कि रोजगार, बेरोजगारी मुख्य मुद्दा था जेनजी आंदोलन का, अर्थव्यवस्था की बदहाली भी मुख्य मुद्दा था, सुशासन भी मुख्य मुद्दा था, न्याय, भ्रष्टाचार, ये सब मुख्य मुद्दा थे। तो जो भी कंसर्न नेपाल के जनता या नेपाल के युवाओं के बीच था, उस कंसर्न को जो है एक तरह से एड्रेस करना या एक तरह से उसको खत्म करने का वादा करना, सिटीजन चार्टर एक्ट में जो सिटीजन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बोलेन शाह के द्वारा किया गया। चूंकि बोलेन शाह की लोकप्रियता थी, पूर्व में वो काम भी किए थे मेयर के रूप में, तो कहीं ना कहीं नेपाल के प्रधानमंत्री बनने में इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो ये कॉन्ट्रैक्ट रहा है सिटीजन कॉन्ट्रैक्ट, उसका और बोलेन शाह का व्यक्तिगत जो छवि था उसका काफी योगदान रहा। और इसका जो है आने वाले वर्षों में कई आयाम भारत और जो है नेपाल के संबंधों में भी जुड़ेगा। सबसे पहले युवा कूटनीति जुड़ेगा, बोलेन शाह पुराने वादों, अभी हम लोग उस पर जाएंगे तो देखेंगे, और अवसर भी आएगा भारत नेपाल के बीच, और लोकतांत्रिक स्थिरता नई सरकार के बनने के बाद आएगी। तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए एक बेहतर अवसर होगा, बहुत ही अच्छा होगा कि भारत के पड़ोसी देशों में जो लगभग कई बड़े पड़ोसी देश अस्थिर हैं, वहां पे राजनीतिक स्थिरता निकलकर सामने आएगी। ठीक है, और युवा कूटनीति के साथ बेहतर तालमेल बैठाना होगा। कुछ चुनौतियां भी यहाँ पर है, जैसा कि काला पानी सीमा विवाद है, राष्ट्रवादी विमर्श है,
लेकिन तो ये सारी चीजें आएगी निकल के, इसको हम लोग अब जो भारत नेपाल संबंध पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो एक दो चीज अगर अभी हम आप लोगों को वीडियो में रिमाइंड करवाए, तो हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो वीडियो बना है वो मूलतः जो है दो तीन चीजों पे हम लोग अभी फोकस किए हैं। एक तो ये है कि जेन आंदोलन के कारण नेपाल में उसके बाद क्या चुनौतियां आई है, और बुलंद शाह का वर्तमान जो प्रधानमंत्री बनना है तो उस संदर्भ में क्या जो है नई चुनौतियां हैं, और उनके जीत के पीछे मुख्य रूप से क्या वजह रहे हैं। तो ये सारा चीज आपका रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि हम लोग देखते हैं भारत नेपाल संबंध। इससे पूर्व जो हम वीडियो बनाए थे उसमें आप लोगों को बताए थे कि भारत नेपाल संबंध एक अहम मुद्दा है इस बार के बीपीएससी के लिए। खासकर उसका मुख्य कारण भारत जो है नेपाल के साथ खुली सीमा साझा करता है। नेपाल एक बफर स्टेट है चीन के लिए, और पड़ोसी के संदर्भ में अगर बेहतर रिश्ते रहेंगे, बेहतर स्थिरता रहेगी, तो कहीं ना कहीं भारत को भी उसका लाभ होगा और नेपाल को तो उसका लाभ स्वाभाविक रूप से मिलेगा ही। तो अब देखिए कि सबसे पहले दक्षिण एशिया के घनिष्ठ और विशिष्ट और स्थिर साझेदारियों में से एक साझेदारी भारत और नेपाल संबंध है। अगर कुछ एक स्थितियां छोड़ दे तो भारत और नेपाल के संबंध कहीं ना कहीं बेहतर ही रहे हैं, पूर्व में भी और वर्तमान में भी, कुछ विवादों को छोड़कर, ठीक है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि नेपाल जाने के लिए हम लोगों को पासपोर्ट, वीजा, ये सब चीजें नहीं लगती है। कोई भी आराम से नेपाल जा सकता है, घूम के आ सकता है, और नेपाल के लोग यहाँ रहते हैं, रोजगार हो, शिक्षा हो, ये सब चीज में वो आते हैं। यहाँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में निहित गहरे सभ्यता का संबंध है। कई ऐसे हिंदू देवी देवता हैं जिनका संबंध नेपाल से है, और नेपाल के कई ऐसे हिंदू देवी देवता हैं जिनका संबंध की भारत से है। तो इस तरह का संबंध है। उसके बाद देखते हैं कि हम लोगों को, चूंकि ये वीडियो जब हम बना रहे थे तो ये पार्ट तो आप लोगों के लिए समझाने के लिए बनाया गया, इसका अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई विशेष महत्व नहीं है। तो आप इसको याद करिए नहीं करिए, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप पूरा ऐतिहासिक रूप से देखिए, बस इसको एक समझने के लिहाज से देखिए कि नेपाल और भारत के बीच क्या संस्थागत संबंध या पुराने संबंध रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या था। प्राचीन संबंध अगर हम देखें तो नेपाल में देखिए हिंदू और बौद्ध धर्म परंपराओं को साझा करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि नेपाल और भारत में समान रूप से कई हिंदू देवी देवताओं से संबंधित मंदिर है, धर्म स्थान है, तीर्थ स्थल है, जिनको कि दोनों साझा करते हैं। तो देखिए पशुपतिनाथ, जनकपुर, बोधगया, लुम्बिनी जैसे प्राचीन स्थान जो है निर्बाध रूप से सांस्कृतिक, धार्मिक और तीर्थ यात्रा के आदान प्रदान को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये लगभग पशुपतिनाथ, जनकपुर ये दोनों नेपाल में अवस्थित हैं। लुम्बिनी भी नेपाल की तराई में है, बोधगया भारत में है। तो इनमें से लगभग सभी नाम और इसकी ऐतिहासिक महत्ता बौद्ध धर्म में आप लोग भली भांति परिचित होंगे। तो देखिए ये है। उसके बाद देखिए सुगोली की संधि जब हुई थी भारत और नेपाल के बीच, जो इतिहास के छात्र होंगे उनको पता होगा कि काली नदी को नेपाल की और भारत की सीमा माना गया था, ठीक है। और अभी वर्तमान में काला पानी, सुस्ता जैसे विवादों की नींव पड़ी है। पूर्व में भी कुछ विवाद रहे हैं इससे संबंधित। स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारत और नेपाल में शांति और मैत्री संधि की गई, जिसमें खुली सीमाओं, पारस्परिक अधिकारों और सुरक्षा सहयोग को औपचारिक रूप दिया गया, जिससे भारत और नेपाल के संबंधों में कई नए आयाम जुड़े और भारत और नेपाल के संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ रूप से सामने आए। शीत युद्ध में देखिएगा कि नेपाल ने धीरे धीरे अपने विदेश नीति में विविधता लाई, ठीक है। शुरुआत में जो है भारत और नेपाल, भारत जो है एक बड़े भाई की भूमिका में था और नेपाल एक बफर स्टेट के रूप में, या कहिए कि भारत के संरक्षण में फल फूल रहा था। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे नेपाल में स्थिरता आई तो भारत के प्रभाव को संतुलित करने के लिए चीन के साथ नेपाल ने संबंध स्थापित किया, खासकर 1962 के युद्ध के बाद, जिसने हिमालयी राजनीतिक समीकरणों को नया आयाम दिया। उसके बाद देखिएगा आर्थिक नाकाबंदी 1988 में नेपाल की राजशाही ने 1988 में चीन के साथ व्यापार और हथियारों से संबंधित एक संधि की थी, जिसे भारत ने
अपनी क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा पर खतरा माना, और उसके बाद भारत और नेपाल के बीच व्यापार और परगम संधि को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिससे के लेकर दोनों देशों के बीच जो सीमा पर जो आदान प्रदान था, जो व्यापारिक रिश्ते थे, वो कहीं ना कहीं उसमें जो एक भेद आया, जिसके कारण नेपाल जो है काफी ज्यादा उसको सफर किया कि उसकी वृद्धि दर जो है एक ही वर्ष में गिरकर 9.7% से 1.5% हो गई, जिससे द्विपक्षीय विश्वास पर गहरा दबाव पड़ा। और कहीं ना कहीं बाद में फिर इस पर लोकतांत्रिक संक्रमण काल भी रहा। लोकतंत्र की बहाली के लिए 1990 में ही नेपाल में काफी ज्यादा आंदोलन किया गया, ठीक है। और उसके बाद लोकतंत्र की जब बहाली हुई तो भारत के साथ संबंध फिर से समान हुए, व्यापार, पारागम, आर्थिक समझौते और संपर्क सहयोग बहाल किया गया 1990 के बाद। फिर देखिए माओवादी चरण हम लोग जानते हैं कि 2006 के बाद नेपाल में जो है लोकतांत्रिक सरकार, खासकर जो कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव रहा वो बढ़ने लगा, जिससे नेपाल में कहीं ना कहीं चीन का प्रभाव ज्यादा निकलकर सामने आया, जिससे भारत नेपाल संबंधों में नए आयाम, नए चुनौतियां ये सब जुड़ गया, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत नेपाल संबंध में पड़ा। उसके बाद देखिए 2014 के बाद उच्च स्तर की वार्ताएं की गई, जिसमें ऋण देना, जल विद्युत सहयोग, आपदा सहायता, सांस्कृतिक कूटनीति माध्यम से नेपाल संबंधों को पुनर्जीवित किया गया। उसी दौरान भूकंप भी आया था 2015 में, तो ऑपरेशन मैत्री के माध्यम से नेपाल को तत्काल सहायता पहुंचाया गया। उसी में हम लोग देखते हैं कि 2008 के बाद नेपाल में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है। अभी चूंकि ये जानना जरूरी है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है। इसी में आप लोग अगर पुराने होंगे तो कहीं ना कहीं सुने होंगे मधेसी आंदोलन, जिसने भारत नेपाल संबंधों को काफी प्रभावित किया, ठीक है। मधेसी आंदोलन 2015-16। और ये कौन थे मधेसी जो थे यूपी और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों और नेपाल के बीच रहने वाले, यूपी बिहार के सीमा से जो नेपाल की सीमा लगी हुई है उस क्षेत्र में रहने वाले जो जनजातियों का समूह था, ये जनरली जो है अपनी सहभागिता भारत नेपाल के संविधान में, नेपाल के कानून में, नेपाल के संसद में विशेष रूप से मांग कर रहे थे, जिसमें नेपाल सरकार द्वारा आरोप लगाया गया कि कहीं ना कहीं भारत जो है इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। अंततः 2016 में नेपाल का नया संविधान बनकर तैयार हुआ और जो है इसमें इनको कई जो रियायतें दी गई और नेपाल को 7 प्रांतों में विभाजित किया गया और नेपाल जो है एक धर्मनिरपेक्ष संप्रभु राष्ट्र बनकर सामने आया। तो 2016 में हम लोग देखते हैं कि नेपाल का जो है कहीं ना कहीं नेपाल की जो है संविधान, शासन और संविधान के माध्यम से नेपाल आगे बढ़ने लगा। लेकिन भारत और नेपाल संबंधों में एक आयाम जुड़ गया कि अगर नेपाली कांग्रेस से संबंधित जब दल सरकार में होते थे तो वो भारत के ज्यादा करीब होते थे, और वही जब कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व सरकार में होता था तो वो चीन के ज्यादा करीब होते थे। तो नेपाल चीन संबंधों में, नेपाल भारत संबंधों में चीनी फैक्टर एक प्रमुख फैक्टर के रूप में उभर कर सामने आया, जिसका काफी प्रभाव भारत नेपाल संबंधों पर वर्तमान में भी पड़ रहा है और आने वाले वर्षों में भी इसके पड़ने की आशंका है। चूंकि नेपाल भारत का बफर स्टेट है और भारत की भूमिका एक बड़े देश में और दक्षिण एशिया के एक प्रमुख देश के रूप में होती है, तो भारत इन विवाद को बढ़ाने के बदले सहयोग और सामंजस्य और स्थिरता के माध्यम से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम देखिए, थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। तो नेपाल की स्थिति देख लीजिए कि कहाँ है। तो देखिए उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, और यहाँ जो है आप देखिए कि सिक्किम है और इधर जो है चाइना है। तो आप देखिए कि कितना, अगर आप इस मैप को गहराई से देखिएगा तो नेपाल की स्थिति वो 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ चाइना और तिब्बत में
ये जो है सटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच जो एक बफर स्टेट के रूप में है वो नेपाल है, और भारत इसी के नाते हमेशा से ही नेपाल के संबंध में काफी सजग रहा, सहम और संयम के साथ काम लेता रहा है। और लगभग यही स्थिति बांग्लादेश के संदर्भ में भी है, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के संबंध में भी हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, तो आप देखिए कि भारत और नेपाल के बीच कौन से सहयोग के क्षेत्र हैं। चूंकि हो सकता है कि नेपाल से परंपरागत संबंध को ही लेके पूछ दे, तो थोड़ा सा आप लोग नेपाल से सहयोग के जो क्षेत्र हैं और जो चुनौतियां हैं उसको देखते हैं, फिर जेनजी आंदोलन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है उसको हम लोग देखेंगे। तो आप देखिए कि व्यापार और अर्थव्यवस्था, तो भारत जो है नेपाल को बहुत बड़ी मात्रा में जो निर्यात करता है, तो एक व्यापार अधिशेष जो है नेपाल के संदर्भ में है। तो देखिए द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में 8.7 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा, जिसमें ज्यादातर हिस्सा जो है निर्यात का ही रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पारागमन निर्भरता, नेपाल द्वारा कई बंदरगाह, कई जो है इसका यूज नेपाल द्वारा भारत के बंदरगाहों का यूज किया जाता है। निवेश की उपस्थिति, हम लोग जानते हैं कि कई भारतीय कंपनियां बैंकिंग, बीमा, बिजली, विनिर्माण, पर्यटन और शुष्क बंदरगाहों आदि में काम करती है, और नेपाल की जीडीपी और रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। उसके अलावा देखिएगा 2024-25 में नेपाल से ने लगभग 17-18 अरब रुपए का जो है लगभग 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बिजली का निर्यात किया, जिसमें अधिकांश हिस्सा नेपाल की बिजली निर्यात का अधिकांश हिस्सा जो है वो भारत को ही किया गया। और अगले दशक में भारत को 10,000 मेगावाट तक बिजली निर्यात करने का समझौता नेपाल और भारत में किया गया। उसके अलावा देखिए कनेक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो आप देखिएगा कि कनेक्टिविटी, अभी हम लोग जो स्थिति देख रहे थे, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि कनेक्टिविटी के लिहाज से नेपाल काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारत में। तो भारत और नेपाल के बीच कनेक्टिविटी भी आप देखिए, जयनगर कुर्था रेल लाइन चालू है, इसका विस्तार बर्दिवास तक किया जाना है। उसके अलावा जो है यात्री और माल ढुलाई के संबंध में भी किया जाता है। उसके बाद भारत और नेपाल के बीच इलेक्ट्रिक रेल कॉरिडोर है। ठीक है, उसके बाद देखिए पेट्रोलियम पाइपलाइन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पाइपलाइन मोतिहारी अमलखेलगंज पाइपलाइन है, जिससे दोनों देशों के बीच ईंधन का आदान प्रदान होता है। अंतर्देशीय जलमार्ग जो है, तो सागरमाथा से सागर तक की पहल को नेपाल भारतीय जलमार्गों को जोड़ती है। ठीक है, हिंद महासागर तक भारत के माध्यम से पहुंचता है। और ऊर्जा और जल विद्युत के क्षेत्र में कई सहयोग है। यहाँ देखिए अरुण 3 परियोजना हो गया, अरुण 4 समझौता हो गया। तो नेपाल की कई ऊर्जा परियोजनाएं जो है भारत के माध्यम से चल रही है। उसके अलावा देखिए पंचेश्वर परियोजना हो गया, उसके बाद देखिए निर्यात के क्षेत्र में भी जो है 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात के जो प्रतिबद्धता नेपाल ने जताई है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि रक्षा सहयोग में गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना में लगभग 32,000 नेपाली नागरिक सेवारत हैं, जो ऐतिहासिक और सैन्य एकीकरण का प्रतीक है। आप खुद सोच लीजिए कि भारतीय सेना में 32,000 जो है नेपाली नागरिक कार्यरत हैं। तो भारत और नेपाल के संबंध कितने विश्वासपूर्ण, कितने आंतरिक और कितने गहरे संबंध हो गए कि दो देश अलग अलग है, लेकिन दूसरे देश का नेपाल के नागरिक जो है भारतीय सेना में भर्ती होते हैं, पैसा लेते हैं और एक तरह से भारत में कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सूर्य किरण नामक अभ्यास भी होता है। उसके बाद दोनों देश के सेना प्रमुख मानद का पद धारण करते हैं, एक दूसरे को प्रदान करते हैं। सांस्कृतिक संबंध में हम लोग जानते ही हैं कि सिस्टर सिटीज देखिए भारत में काठमांडू, बनारसी, लुम्बिनी, बोधगया, जनकपुर और अयोध्या को जोड़ने वाली सिस्टर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किया। उसके अलावा नेपाली छात्रों को 1500 से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है। और उसके बाद कई ऐसे धार्मिक पर्यटन हैं, खासकर सीता माता, राम भगवान, ये सबसे संबंधित जो हम लोग देखते हैं, खासकर बौद्ध धर्म से भी संबंधित, तो दोनों देशों के बीच ये देखा गया है। उसके बाद कई ऐसे मौके आए हैं कि भारत द्वारा
जो मानविकी आधार पर और विकास आधार पर सहायता दिया गया है। विकास सहायता 2008 में दिया गया, 2015 भूकंप के बाद, और उसके बाद इजराइल हम इस संघर्ष में देखते हैं कि कई बार नेपाली नागरिकों को भी निकाला गया इजराइल और हमास के क्षेत्र से, जब भारत के नागरिकों को निकाला जाता था। ऑपरेशन गंगा में जब रूस और में युद्ध हुआ था, रूस यूक्रेन में, तो भारतीय नागरिकों के साथ नेपाली नागरिकों को भी यहाँ से निकाला गया था। तो इस सब देख रहे हैं कि कई, अगर हम इन चीज़ों को देखें और आप इस चीज़ों को गहराई से चिंतन मनन करें तो आपको लगेगा कि भले ही कुछ विवाद दोनों देशों के बीच में है, लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल और भारत के रिश्ते पूरी तरह से प्रगाढ़ हैं, बेहतर हैं, और आने वाले दिनों में और बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों के बीच पेटी रोटी का रिश्ता है, खुला सीमा है, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। कुछ चुनौतियां उभर कर सामने आई है, उम्मीद है कि आने वाली सरकार जो है कहीं ना कहीं इस चुनौतियों से ऊपर आकर सामने आएगी। तो देखिए, क्षेत्रीय विवाद, ठीक है। तो अब देखिए, नेपाल द्वारा 2019 में मानचित्र बनाकर 3-4 क्षेत्र ऐसे थे जो काला पानी हो, सुस्ता हो, इसमें बताया गया कि ये नेपाल का क्षेत्र है। उसके बाद नेपाल जो है 1950 की संधि की आलोचना कई नेपाली नेता जो है करते हैं और बोलते हैं कि इसका जो है कहीं ना कहीं जो है देखना चाहिए, फिर से उसको रिन्यू करना चाहिए, ये असमानता के आधार पर है। उसके बाद व्यापार असंतुलन, जैसा कि हम लोग बताए कि नेपाल भारत से 64% से अधिक आयात करता है, लेकिन 10% से कम निर्यात करता है, जिससे लगातार आर्थिक विषमता बनी हुई है। चीन का प्रभाव हम लोग देखते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, या चाइना का जो है नेपाल में निवेश हो, या चाइना का कर्ज जाल हो, कहीं ना कहीं नेपाल इसमें फंसता जाता है। उसके बाद सीमा सुरक्षा, तो हम लोग जानते हैं नेपाल से तस्करी, नकली मुद्रा, मानव जो है तस्करी, विद्रोही गतिविधियों आदि के लिए एक नेपाल जो है सुरक्षित ठिकाना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विश्वास की कमी, तो नेपाल में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक कटुता है, जो आंतरिक, जो इस तरह से हम लोग देखते हैं नेपाली कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये सब के मतभेद का असर भारत और नेपाल संबंधों पर निश्चित रूप से पड़ा है। तो ये सारी चुनौतियां यहाँ पर विद्यमान है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हालिया मुद्रा मानचित्र विवाद, ये हम लोग देखे हैं कि हाल के दिनों में नेपाल ने 100 रुपये के मुद्रा पर जो है 3-4 क्षेत्रों को जो है दर्शा दिया था कि वो हमारा क्षेत्र है, और ये प्रतीकात्मक दावा था, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ गया। लेकिन भारत ने संयम से परिचय लिया और इस विवाद को बातचीत के माध्यम से हल करने का प्रयास किया। तो ये अभी तक जो है भारत और नेपाल संबंधों की एक संक्षिप्त जो है चर्चा थी, और नेपाल भारत के लिए कितना महत्व रखता है और दोनों के देशों के बीच किस तरह के प्रगाढ़ रिश्ते हैं उसको दिखाया गया। और आप लोगों को भी चैलेंजेज है, क्योंकि ये जो प्रश्न है हम आपको बताएंगे कि क्या उस तरह से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, या किस तरह से इसको आप आगे लिख सकते हैं, वो हम लास्ट वीडियो में बता देंगे कि क्या है, ठीक है। देखिए, अब जेनजेड आंदोलन जो प्रभाव, जेनजेड आंदोलन का प्रभाव, निश्चित रूप से इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अभी हम लोग भारत और नेपाल संबंधों पर जेनजेड आंदोलन का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा है, किस तरह से जेनजेड आंदोलन ने भारत को प्रभावित किया है। तो सबसे पहले सुरक्षा पर प्रभाव होगा। अगर कहीं भी अव्यवस्था होगी, अगर चीजें अस्त व्यस्त होगी, तो उसका प्रभाव जो है काफी ज्यादा भारत पर पड़ेगा, क्योंकि 1751 किलोमीटर लंबा हिस्सा जो है वो सीमा जो है कहीं ना कहीं खुला है। ये अवैध तरीके से घुसपैठ, हथियार, नशीले पदार्थ इत्यादि बड़े पैमाने पर आवागमन हो सकता है, और सैन्य टकराव की आशंका भी उत्पन्न हो सकती है। इस कारणों से भारत की आंतरिक सुरक्षा जो है कहीं ना कहीं आघात हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि इस सब का लाभ उठाकर कुछ असामाजिक तत्व भारत में प्रवेश कर जाए, जिसका आशंका भी है कि जेनजेड आंदोलन के दौरान कई अपराधी जो जेल से भाग गए थे वो कहीं ना कहीं भारत में छिप गए हैं या भारत में शरण लिए हुए हैं। इसके अलावा जो नेपाल की सीमा या नेपाल की सेना जो सीमा की सुरक्षा के लिए थी, कहीं ना कहीं जेनजेड प्रभाव के कारण इधर उधर अगर उसका मूवमेंट होता है तो सीमा पर जो है नक्सली
नशीली पदार्थ हो या फिर ट्रैफिकिंग हो, ये सब का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। उसके अलावा जो है भू राजनीतिक प्रभाव होता है। तो अगर नेपाल में राजनीतिक शून्यता होती है, राजनीतिक नेतृत्व का बदलाव होता है या राजनीतिक उथल पुथल होता है, तो उसका स्वाभाविक प्रभाव भारत पे पड़ेगा, क्योंकि एक तो भारत की सीमा सटी हुई है और भारत की नेपाल की भौगोलिक स्थिति में नेपाल की स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता भारत के हित में है। अगर वहाँ अस्थिरता होगी तो उसका विपरीत प्रभाव भारत पर पड़ेगा। उसके बाद आर्थिक प्रभाव जब होगा तो हम लोग देखते हैं कि 573 परियोजनाएं लगभग नेपाल में भारत के द्वारा संचालित की जा रही है। तो अगजनी हो, तोड़फोड़ हो या भारत विरोधी नारे भी हो, इसका प्रतिकूल प्रभाव भारत पर पड़ सकता है। उसके बाद भारत को द्वारा जो है 7.32 अमेरिकन डॉलर का निर्यात किया गया नेपाल को और 1 अरब डॉलर का आयात भारत को हुआ नेपाल से। तो विदेशी जो व्यापार अधिशेष है, अशांति के कारण व्यापार पर स्पष्ट रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा देखिए जल विद्युत जो है एवं ऊर्जा सहयोग प्रभाव जो है, भारत नेपाल के बीच दीर्घकालिक जो विद्युत व्यापार है, ऊर्जा सहयोग है, इस सब पर नकारात्मक प्रभाव जो है कहीं ना कहीं पड़ सकता है। अतः जो है भारत और नेपाल संबंध जो है ये सब चीज से प्रभावित हो सकता है। उसके बाद देखिए हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं नेपाल का जो जनजेड आंदोलन हुआ वो बांग्लादेश के जो छात्र आंदोलन है उससे प्रभावित था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखाती है कि एक दूसरे से हम लोग कनेक्टेड हैं। तो इसका नकारात्मक प्रभाव भारत में भी पड़ सकता है, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। और भारत नेपाल संबंधों में स्थिरता की जगह उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं भारत की क्षेत्रीय अखंडता या कहिए कि जो संप्रभुता है या कहिए कि राष्ट्रीय एकता अखंडता या फिर कहिए कि सीमाओं पर जो एक प्रबंधन होता है वो सब के लिए नए चैलेंजेस खड़ा करेंगे। तो चूंकि भारत जो है एक बड़ा देश है, यहाँ बड़े भाई की भूमिका में है, तो ये सब चैलेंजेस उभर कर सामने आएगा। तो क्या चीजें जो है अभी भारत को करना होगा, भारत की रणनीति क्या हो सकती है, तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला क्या चीज होता है कि आप सीमा प्रबंधन पर सुधार करिए। भारत को सीमा प्रबंधन जैसे ड्रोन एकीकृत चेक पोस्ट बनाना होगा, सैन्य प्रबंधन करना होगा, सैटेलाइट निगरानी करना होगा, जिससे क्या होगा कि भारत पर जो है सीमाओं की सुरक्षा बेहतर तरीके से हो सकेगी। तो जो भी आपराधिक तत्व हो, तस्करी हो या नशीले पदार्थ हो या फिर जाली नोट हो, ये सब की तस्करी पर लगाम लगेगा। उसके अलावा देखिएगा क्षेत्रीय संपर्कता एवं अवसंरचना को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे सड़क, रेल, विभिन्न जो है अवसंरचनाओं का बेहतर ढंग से संचालन करना चाहिए, जिससे मध्य व्यापार, आवाजाही व रणनीतिक सहयोग को नया बल मिलेगा और इससे भारत के प्रति नेपाल जो है और ज्यादा विश्वसनीय होगा। उसके अलावा भारत को अपनी आर्थिक हित पर ध्यान देना चाहिए। चीन के ऋणजाल से मुक्ति के लिए जो है कहीं ना कहीं कदम उठाना चाहिए, नेपाल को और ज्यादा विश्वास में लेना चाहिए और अपनी प्रथम पड़ोस की नीति और नेपाल को जो है विश्वास में लेकर नेपाल की विकासात्मक योजनाओं पे भारत को सहयोग करना चाहिए और आपसी संबंधों और सैन्य संबंधों को मजबूत करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं भारत जो है आने वाले वर्षों में नेपाल के साथ एक बेहतर रिलेशन और पुरानी जो कुछ कड़वी यादें हैं उसको भूलकर बातचीत के माध्यम से एक बेहतर जो है विकल्प के रूप में और विदेश नीति को और बेहतर तरीके से संचालित कर सकता है, खासकर पड़ोस नीति को। अब यहाँ हमारे पास एक चैलेंज है कि जो अभी नए बने हैं वॉलेंसा, क्या वो भारत के लिए अच्छे हैं, बुरे हैं, या वॉलेंसा के प्रधानमंत्री बनने का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो पक्ष देखा जाता है कि जब आप एक आंदोलनकारी होते हैं, जब आप एक समाज सेवी होते हैं, तो आपकी बातें व्यवहारिकता के साथ या वास्तविकता के साथ मेल खाती है या नहीं खाती है, इससे कोई वास्तविक रूप से मतलब नहीं रखता है। आप एक छात्र के रूप में, आंदोलनकारी के रूप में आप नए सुझाव देख सकते हैं, उसमें संसाधन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप विचारों को रखिए, विचार में संसाधन नहीं रखता है। तो ये वॉलेंसा अपने कई गीतों में, अपने नारों में कई बार चीन के साथ साथ भारत के बहिष्कार की भी, या भारत को एक तरह से कहिए कि रैप के माध्यम से
बहिष्कार की बात कही थी और उसकी बड़ी भाई की भूमिका पर भी चोट किया था। इसके अलावा देखिएगा जो नेपाल जो है, नेपाल के एक ग्रेटर नेपाल का कॉन्सेप्ट जो है, ग्रेटर नेपाल का कॉन्सेप्ट बुलंद शाह जो समय समय पर दिया था। उसके अलावा बुलंद शाह देखिएगा कि कई बार जो है भारत की बड़े भाई की जो भूमिका है, बड़े भाई की भूमिका उसको जो है कहीं ना कहीं स्वीकार करने से इनकार भी करता है। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जो बुलंद शाह की अभी तक की जो यात्रा है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा, मतलब कि एक तरह से बहुत संतुष्टि वाला नहीं रहा है कि नेपाली कांग्रेस के जैसा जो है भारत की महत्वता को समझे या ये समझे। ये एक पक्ष है जो बुलंद शाह आंदोलन के दौरान, पार्टी के दौरान और इसके दौरान जो देखा गया है कि चुनाव के दौरान ये सब चीजों का भारत के खिलाफ, या कहिए कि जो उनका विवादित क्षेत्रों पर दावा है या ये सब है, ये सब चीजों को अब इसमें क्या है कि ये तो एक चुनावी नारा या व्यक्तिगत विचार हो सकता है। ग्रेटर नेपाल, उसके बाद बड़े भाई की भूमिका को नहीं नकारना, ये 3-4 चीजें जो है चैलेंज कर सकती है। लेकिन हर चीज का एक व्यवहारिकता होता है। हम आपको बताते भी हैं कि विदेश नीति हमेशा जो है व्यवहारिकता और वास्तविकता से चलती है। वहां आपके लिए लाभ क्या है, आपके लिए अभी क्या जरूरी है। तो जब बुलंद शाह प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे तो उनके लिए नए चैलेंजेस भी उभर कर सामने आएंगे। सबसे पहले जो खस्ताहाल अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर करना, रोजगार पैदा करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना और उसको और चीजों को जो नेपाल के मुख्य मांगे रहे उसको बेहतर तरीके से आगे लेकर आना। तो कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं जब इन चीजों के लिए संसाधन की बात होगी, व्यवहारिकता की बात होगी, तो बुलंद शाह निश्चित रूप से भारत की तरफ मूव करेंगे। और उस स्थिति में देखा जाएगा, जैसा कि अभी भारत के प्रधानमंत्री ने पता चला है कि बुलंद शाह से फोन पे बात की है और उनको बधाई भी दी है, 35 वर्षीय युवा है। तो उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में बुलंद शाह के नेतृत्व में और भारत के नेतृत्व में जो दोनों सरकारों के बीच भारत नेपाल संबंधों की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए आने वाले वर्षों में जो कुछ विवाद है उसको पीछे छोड़ते हुए कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग मान सकते हैं कि भारत नेपाल संबंध आने वाले वर्षों में और बेहतर होगा। तो ये मोटा मोटी आप लोगों का जो हम लोगों के द्वारा पढ़ाया गया या हम लोग अभी इस पूरे वीडियो में देखे तो ये सारी चीजें थी। अभी है कि अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, हो सकता है तो सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए तो 2-3 चीजें हो सकती है कि हो सकता है कि नेपाल में जेनजी क्रांति के प्रभावों का आकलन करे, आकलन करे, ठीक है। तो ये तो अगर आपसे पूछा तो निश्चित रूप से इसके बाद जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ और चुनाव हुआ 2026 का, और उसके बाद जो है एक जो अभी जो नेता थे ओली का इस्तीफा हुआ, ठीक है, 2 साल पूर्व चुनाव हुआ। तो ये चीजें पूछी जा सकती है आपसे, हो सकता है शॉर्ट में भी पूछा जाए तो आप पॉइंट वाइज इसको तैयार करने का कोशिश करिएगा। दूसरा हो सकता है कि नेपाल भारत संबंधों के वर्तमान आयाम की चर्चा करें, नेपाल भारत संबंधों के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को बताए। तो इसमें जेनजी आंदोलन हो या ये सब चीजें हो, ये पूछी जा सकती है इससे जोड़कर। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ लिखना है तो मैं आपको वीडियो में जाते जाते एक प्रश्न दे के जाता हूं, आप कोशिश करिएगा कि इस वीडियो के माध्यम से लिखें, ताकि आपको इस प्रश्न के माध्यम से आप ये भी समझ सके कि आने वाले दिनों में हम और कैसे तैयारी कर सकते हैं।
देखिए, ये प्रश्न आप लोग जो एग्जाम देने वाले हैं वो कोशिश करिएगा कि इसको पूरे के पूरे जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह लिखे और 350 से 400 शब्द में लिखने का कोशिश करिएगा। ठीक है, अच्छे से टॉपिक को तैयार करिएगा और कोशिश करिएगा 20 मिनट के अप्रोक्स प्लस माइनस में लिखने का प्रयास करिएगा। ये एक एग्जाम का बेहतर प्रैक्टिस होगा, खासकर अगर बायलैटरल रिलेशन लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं। एक बार मैं प्रश्न आपको पढ़ के सुना देता हूं कि नेपाल में हुए जेनजेड आंदोलन के प्रभाव को, ठीक है, के प्रभाव को नेपाल एवं भारत के परिप्रेक्ष्य में आकलन करें। नेपाल में हुए जेनजेड आंदोलन के प्रभाव को नेपाल एवं भारत के परिप्रेक्ष्य में आकलन करें। ठीक है, आकलन करें। ठीक है, ये चीज देखिएगा, नेपाल में हुए जेनजेड आंदोलन के प्रभाव को नेपाल एवं भारत के परिप्रेक्ष्य में आकलन करें। तो जो नेपाल में प्रभाव था हम बता दिए, भारत में प्रभाव भी इस वीडियो में चर्चा किया गया, तो दोनों का आकलन करना है। नेपाल में नई सरकार के गठन के पश्चात भारत एवं नेपाल संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार की संभावित रणनीति को बताए। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में लिखना है, तो इसको आप लोग अच्छे से कोशिश कीजिएगा कि प्रैक्टिस करें। और इससे अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखना होगा तो आप तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं कि जेनजेड आंदोलन का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, नेपाल के पे क्या प्रभाव पड़ा, या जेनजेड आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो ये सब चीज़ों के साथ आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप लोगों को लगता हो कि और वीडियो इस टॉपिक पे बनाया जाना चाहिए या इस टॉपिक से रिलेटेड सर बताइए कि हमको और कैसे तैयार करना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हमको सजेशन करिएगा, सजेस्ट करिएगा, जिससे हम आने वाले दिनों में उससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों के सामने बना सके। और एक तरह से आने वाले दिनों में और हमको भी जो इम्पोर्टेंट लगेगा हम आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से आएंगे। आप लोग भी अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से जारी रखिए। अंतिम समय है, लगभग 1.5 महीने का समय बचा है और निश्चित रूप से एक चैलेंजिंग समय होता है। अपने आप को पॉजिटिव रखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हर बार जो है, अभी हम लोग देखे थे कि भारत ने बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से T20 वर्ल्ड कप जीता, जहां भारत सेमीफाइनल नहीं खेल रहा था, वहां भारत जो है अपने दृढ़ विश्वास के कारण वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में सफल रहा है। तो स्थिति कोई भी हो, कैसी भी हो, आप अपना बेस्ट जो है वो 1.5 महीने दीजिए। आप मान के चलिए कि आप बेहतर करिएगा। और इसीलिए जो भी आपका सिलेबस हो, जो भी आपका मटेरियल हो, हम पहले भी बोले थे कि मटेरियल चयन करना एक बहुत बड़ी समस्या होती है, और इसीलिए अच्छे मटेरियल का चयन कीजिए और अच्छे से आप लोग पढ़िए, पॉजिटिव हो के पढ़िए, निगेटिविटी से दूर रहिएगा। और अब जो समय है कि आप लगातार 10, 12, 14 घंटे की मेहनत करिए, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करिएगा और आप और ज़्यादा करीब रहिएगा। जितना आप पढ़िए, कोशिश करिएगा कि घर पर भी 2, 3, 4 घंटे जरूर लिखे। लिखने से आपका थॉट बढ़ेगा, आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी, टॉपिक पे आपकी समझ बढ़ेगी। गलत सही का अभी उतना ज़्यादा टेंशन नहीं कीजिए, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट बनाइए और जिस भी टॉपिक पे आप लोग को लगे आप लोग हमको सजेस्ट करिए। आने वाले दिनों में हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत शुभकामना है और अच्छे से एकदम एक वॉरियर की तरह अपने हर दिन को यूज कीजिए और पॉजिटिविटी के साथ, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ। ये आप अपने बारे में बोलिए कि अच्छा होता है। हम 70वीं के इंटरव्यू के दौरान भी फर्स्ट टाइमर बहुत को देखे हैं कि वो आके इंटरव्यू दिए हैं। वो हमारे लिए भी गौरव का क्षण था कि हमारे टेस्ट सीरीज से इतने बच्चे आ रहे हैं, खासकर इनिशियल स्टेज में। तो आप अच्छे से तैयारी करते हुए और दृढ़ विश्वास के साथ लगे रहिए। ईश्वर करेगा आपको जरूर सफलता मिलेगी। सही दिशा में सही मटेरियल और सही समय पे सही मेहनत आपका रंग लाएगा। और अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए आप लोगों को जो है थैंक यू। अच्छा से पढ़ के और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेहनत करते रहिए।